आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ, जहां भारत के स्थायी मिशन काउंसलर प्रतीक माथुर का बयान सामने आया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर यूएन में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। यूएन के मन से दुनिया को भारत की दो टूक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। गलत प्रचार प्रसार को और इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता। ये तमाम बातें उन्होंने कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। गलत प्रचार को सच से इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये सच जो सच है वो सच रहेगा। भारत के स्थायी मिशन काउंसलर प्रतीक माथुर ने एक बड़ा बयान यूएन में दिया है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर कहा गया ये भारत का अभिन्न अंग है। चाहे आप कितनी भी अफवाह फैला लें, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में हमेशा से ठनी रही है। पाकिस्तान इसे अपना अभिन्न अंग बताता है और इसी के साथ साथ भारत हमेशा से कहता आया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और ये बड़ा बयान यूएन में दिया गया है। इधर ऑपरेशन कावेरी के तहत दिल्ली पहुंचा है विमान। जी हां, सूडान से रेस्क्यू होकर दिल्ली पहुंचा है। 360 भारतीय पहुंचे हैं। 360 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है ये रेस्क्यू विमान। जिद्दा से रात 9 बजे दिल्ली पहुंचा है विमान। रेस्क्यू विमान एयरपोर्ट पर लगे हैं मोदी जिंदाबाद के नारे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से सूडान में शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, उसी के चलते तमाम जो भारतीय थे, लगभग जिनकी संख्या 4000 बताई गई थी, ये तमाम जो लोग थे वहां फंसे हुए थे, जिन्होंने वीडियो संदेश जारी किया था। वहां की सरकार, यहाँ की सरकार से अपील की थी कि जल्द से जल्द हमें भारत लाया जाए। और देखिए, सरकार ने पहल करी और इसी के साथ साथ ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो 360 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच गया है रेस्क्यू विमान। सभी के चेहरे पर खुशी जो है स्वदेश लौटने की साफ तौर पर देखी जा सकती है। मोदी मोदी के नारे लगाए गए हैं एयरपोर्ट पर। मोदी मोदी के नारे लगाए गए, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। अब सूडान से सकुशल इनको 360 जो भारतीय हैं, इनको लेकर अब स्वदेश वापस आ गए हैं। तो सूडान से रेस्क्यू होकर दिल्ली पहुंचे हैं 360 भारतीय। चलिए, जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन कावेरी है क्या। सूडान से दिल्ली लाए 360 भारतीय हैं। असम के जिसमें 3 हैं, बिहार के 98 हैं, छत्तीसगढ़ के 1 हैं, दिल्ली के 3 हैं, हरियाणा के 24 हैं और हिमाचल प्रदेश के 22 भारतीय हैं। झारखंड के 6, मध्य प्रदेश के 4, ओडिशा के 15, पंजाब के 22, राजस्थान के 36 और उत्तर प्रदेश के 116 हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के 10 हैं, पश्चिम बंगाल के 2 यात्री इसमें शामिल हैं। सूडान में रह रहे थे, आपको बता दें, लगभग 3000 से ज्यादा लोग। फिलहाल अर्धसैनिक समूह के बीच लगातार जो लड़ाई हो रही थी, झड़प हो रही थी, उसके चलते इन सभी को यहां पर अब सकुशल पहुंचा लिया गया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। इधर गुजरात सरकार की स्वागत योजना सामने आई है। 20वीं वर्षगांठ गांधीनगर में आयोजित हुई है। कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल होंगे। आपको बता दें, स्वागत योजना के लाभार्थियों से बातचीत की जानी है। ये बड़ी खबर, जिसमें 20 साल पूरे होने पर स्वागत सप्ताह मनाया जा रहा है। तो शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री शामिल होंगे और स्वागत योजना के लाभार्थियों से इस बीच मुलाकात होगी। 20 साल पूरे होने पर स्वागत सप्ताह मनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात सरकार की स्वागत योजना की 20वीं वर्षगांठ है ये, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे शाम 4 बजे।
तो शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इसी के साथ साथ स्वागत योजना के जो लाभार्थी हैं, लगभग उनको 20 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। सुबह लगभग 9:30 बजे नमो ऐप के जरिए ये संबोधन किया जाएगा। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव और 2024 चुनाव पर मोदी मंत्र दिया जाएगा। 50 लाख कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित किया जाएगा। 58,112 बूथों के जो कार्यकर्ता हैं, इसमें हिस्सा लेंगे। 10 मई को आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव होने हैं। इसी को लेकर तमाम पार्टियां सरगर्मी से तलाश अभियान में जुटी हुई हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज कर्नाटक चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और चूंकि बीजेपी की कोशिश यही रहती है कि ब्लॉक स्तर तक तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती प्रदान करना। इसी के साथ साथ नमो ऐप के जरिए यह संबोधन किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर, राहुल गांधी का कर्नाटक का दौरा है। 2 दिनों के कर्नाटक के दौरे पर एक बार फिर से राहुल गांधी जा रहे हैं। 2 दिनों में कई रैलियों को संबोधित किया जाएगा। कापू और मैंगलोर में आज चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। तो आपको बता दें, ये दूसरी बार जाएंगे कर्नाटक दौरे पर। इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि राहुल गांधी का कर्नाटक का दौरा बेहद खास है। ये दौरा, तो फिलहाल आपको बता दें इस दौरे के क्या मायने हैं, जरा समझिए आप। अब 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर एक बार फिर से राहुल गांधी पहुंचेंगे। राहुल गांधी का कर्नाटक का जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। तो आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दोपहर 3:40 पर कापू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे मैंगलोर में चुनावी सभा और रोड शो को आयोजित किया जाएगा। 28 अप्रैल को सुलेपेटे में दोपहर 12 बजे चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे बेल्लारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर दोपहर 3:30 बजे कुष्टगी में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। शाम 5:30 बजे आपको बता दें कि बेल्लारी में रोड शो का आयोजन किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, राहुल गांधी दूसरी बार ऐसा है कि अब कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हैं, क्योंकि चुनाव है और इसी के लेकर तमाम पार्टियां मजबूती से जुटी हुई हैं। जिसमें हम बात करें कांग्रेस की, एक तरफ जहां प्रियंका गांधी का कल 2 दिवसीय दौरा खत्म हुआ है, इसके बाद वापस भाई ने कमान संभाली है और राहुल गांधी जो हैं अब कर्नाटक के एक बार फिर से दौरे पर आपको नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, जहां पर अब कर्नाटक के 2 दिनों के दौरे पर राहुल गांधी हैं और एक बार फिर से प्रचार प्रसार अभियान में जुटेंगे राहुल गांधी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। चिकोड़ी की रैली में राहुल गांधी पर हमला बोला गया है। राहुल गांधी मानसिक तौर पर महज 5 साल के हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा तंज कसा। आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कर्नाटक के दौरे पर थे। फायर ब्रांड नेता हैं मध्य प्रदेश के, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के शामिल हैं। कल कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे थे और एक बड़ा कटाक्ष यहां पर राहुल गांधी पे कहा। राहुल गांधी मानसिक तौर पर अभी 5 साल के हैं। इधर अदालत ने सजा सुनाई तो दोषी पीएम को ठहरा रहे हैं। ये तमाम बातें कहते नजर आए हैं शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी के बारे में। ये कहा, राहुल गांधी मानसिक तौर पर महज 5 साल के हैं। तो चिकोड़ी में रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ साथ उस रैली के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी महज 5 साल के हैं। उनकी जो मानसिक स्तर है वो 5 साल के बच्चे की तरह है।
चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। तैयारियां देखिए आप, किस तरह की तैयारियां इस वक्त की गई हैं। बद्री विशाल के अब कपाट कुछ ही देर में खुल जाएंगे और खुल गए हैं कपाट। देखिए बद्रीधाम के कपाट खुल गए हैं। भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ को लेकर कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ये धाम है और इसी के साथ साथ देखिए आरती हो रही है। भव्य तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है और इसी के साथ साथ भगवान बद्रीनाथ जो हैं 6 महीने के विश्राम के बाद अब 6 महीने आगामी आप जो भक्त हैं वो उनके दर्शन कर पाएंगे, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो। कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और आज बद्री विशाल के कपाट खुले हैं। भारी संख्या में आपको बता दें तमाम श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। तो बद्री विशाल की महिमा बेहद निराली है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ये घर है और भगवान विष्णु से सीधे साक्षात्कार होता है और यही एक बड़ी वजह भी है कि श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। देखिए न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरीके से बद्री विशाल के कपाट खुले हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। ठंड काफी ज्यादा है, बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनके उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। फिलहाल आपको बता दें ये आरती का वक्त चल रहा है, जब आरती हो रही है इसी के साथ साथ भव्य तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। तो न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो कितनी खूबसूरती से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। भक्त उत्साह में, उमंग में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए ये नजारा देखते ही बनता है, क्योंकि 6 महीने के अंतराल के बाद बद्री विशाल जो हैं 6 महीने विश्राम करते हैं। इसके बाद 6 महीने तक भक्त उनके दर्शन कर सकते हैं। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी उत्साह हो जाएंगे। घर बैठे आप भी बद्री विशाल के दर्शन कर पा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए आगे भी जानकारी आपको देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां IOA के कार्यकारी समिति की बैठक आज होनी है। WFI के गतिरोध पर बैठक में चर्चा होगी। IOA अध्यक्ष PT ऊषा की अध्यक्षता में बैठक होगी। रेसलर्स ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। तो यौन उत्पीड़न मामले में FIR की मांग है। IOA के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेसलर्स ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया। रेसलर्स का साफ तौर पर कहना है कि यौन उत्पीड़न किया जा रहा है लगातार और इसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। तो IOA के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप, इसी के साथ साथ तमाम जो बड़े बड़े रेसलर हैं, जिसमें पूनिया भी शामिल है, तमाम जो रेसलर्स हैं वो इस वक्त अब खड़े हुए हैं। देखिए हम PT ऊषा भी दिखा रहे हैं, वो भी साफ तौर पर कह रही हैं कि इन तमाम जो रेसलर्स हैं, जो आगामी भविष्य हैं, ये फ्यूचर में भविष्य हैं देश का, देश के खिलाड़ी हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा का, जो महिला खिलाड़ी हैं, इनकी सुरक्षा का क्या। अब इसी को लेकर तमाम जो रेसलर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी भी ये अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि कार्यकारी समिति की बैठक आज होगी और इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भुवनेश्वर में G20 के कार्य समूह की बैठक होगी। शिक्षा कार्य समूह की बैठक आज दूसरा दिन है। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 27 देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। शोध कार्यों में गठजोड़ के भविष्य पर चर्चा होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाई पर जोर दिया जाना है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर, भुवनेश्वर में G20 की बैठक होनी है और इसी के साथ साथ G20 के शिक्षा कार्य पर इस पर फोकस किया जाएगा। G20 के जो सदस्य हैं इसमें शामिल होंगे और इस समूह की बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो फिलहाल भुवनेश्वर में G20 के जो शिक्षा कार्य समूह की बैठक है, तो भुवनेश्वर में G20 की बैठक आयोजित होगी। G20 के तहत शिक्षा कार्य समूह की ये तीसरी बैठक है। 3 दिवसीय शिक्षा कार्य समूह की बैठक का दूसरा आज दिन है। आपको बता दें भविष्य के कार्य के संदर्भ में आजीवन शिक्षण हेतु क्षमता निर्माण, प्राथमिकता वाले 4 चिन्हित क्षेत्रों पर चर्चा, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, प्रौद्योगिकी के जरिए पठन पाठन,
शोध कार्यों में गठजोड़ का भविष्य। बैठक में 27 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 60 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जिसमें यूनेस्को रोजगार कार्य समूह की बैठक और डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की प्रस्तुतियों पर चर्चा होगी। इधर उद्योग, शिक्षा जगत और स्टार्टअप पहलों की भागीदारी के साथ ही एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी शामिल होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ओडिशा की पारंपरिक कला और शिल्पकला का भी प्रदर्शन इसमें किया जाना है। तो फिलहाल आपको बता दें कि भुवनेश्वर में G20 के शिक्षा कार्य समूह की बैठक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इस साल जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। इसी के मद्देनजर G20 के बैठकें अलग अलग राज्यों में आयोजित हो रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आज होगा प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार। पैतृक गांव में लंबे किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार और इसी के साथ साथ अंतिम संस्कार में सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। 95 साल की उम्र में मोहाली में उनका निधन हुआ था। तो 5 बार के सीएम रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल। उनका एक अपना ही वर्चस्व रहा है। इसी के साथ साथ कल आपने तस्वीरें भी देखी थी कि प्रधानमंत्री खुद चंडीगढ़ गए थे, जहां पर उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बहुत मानते थे प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह बादल को और इसी के साथ साथ राजनीति के पुरोधा कहा जाता है प्रकाश सिंह बादल को, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। तो पंजाब के 5 बार के सीएम रहे हैं प्रकाश सिंह बादल और 95 साल की उनकी उम्र थी। फिलहाल आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होगा और जिसमें सीएम चन्नी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1040 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत की खबर है। बीते 24 घंटे में 1320 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। संक्रमण दर जो है 21.16% पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिसमें बीते 24 घंटे में 1320 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। संक्रमण दर जो है 21.16% जा पहुंची है। तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण का जो मामला है, इन मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1040 नए मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 7 लोगों की अभी तक मौत की खबर है। तो बीच में कुछ केसेस में कमी आई थी, लेकिन 3 दिन से वापस से आपको बता दें कि जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत एडवाइजरी जारी की है। यदि आप लगातार लोगों के संपर्क में आते हैं और भीड़भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो आप मास्क का प्रयोग एक बार फिर से शुरू करें। इस बीच आज हो सकती है आनंद मोहन की रिहाई। जी हां, बड़ी खबर आपको बताते हैं, सहरसा जेल से आज रिहाई की खबर आ रही है। 16 साल बाद आनंद मोहन की रिहाई की खबर है। 15 दिन की पेरोल के बाद आत्मसमर्पण किया था। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आपको बता दें, बिहार सरकार ने रिहाई के लिए नियमों में बदलाव किया। कारा हस्तक 2012 के नियम 481 में इसका संशोधन किया गया था। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि फांसी की सजा जो कि हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील किया था, आज ये रिहाई हो सकती है। तो कारा हस्तक 2012 के नियम 481 में संशोधन किया गया है और आज खबर ऐसी आ रही है कि आनंद मोहन अब रिहा हो सकते हैं। तो फिलहाल सहरसा जेल से आज रिहाई की खबर आई है। बीजेपी और बिहार विधान परिषद के सदस्य जनक राम ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दलितों की हत्या की, अत्याचार किया, ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। ये कहा कि बिहार के लिए ये शर्मनाक है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा होगा, तो इसमें उन्होंने कहा कि इससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जनता गलत करने वालों को जवाब भी देगी। इधर आईपीएल के 36वें मुकाबले में केकेआर की जीत हुई है। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया गया है। एक तरफा मुकाबले में 21 रनों से मात दी गई है। पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच गया है केकेआर।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केकेआर फैंस के लिए बड़ी खबर है, जहां पर पॉइंट्स टेबल में पहुंच गया है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि बेंगलुरु में 21 रनों से मात दी है। तो एक तरफा मुकाबले में 21 रनों से मात दी गई है। केकेआर ने आरसीबी को हरा दिया है, पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द लौटती हूं मैं कुछ और खास खबरों के साथ, बने रहिएगा।